चलिए स्टार्ट करते हैं। कल इंटरवल्स के बारे में बात की थी, याद है? कुछ ऐसा डिस्कस किया था, क्लोज्ड इंटरवल बताया था आपको और ओपन इंटरवल बताया था। ये हमने डिस्कस किया था और आपको ये पॉइंट बताया था कि फिल करते हैं, जैसे कि हमने ओपन इंटरवल के बारे में बात की थी, 2-3 ओपन इंटरवल जैसे। तो इसका मतलब क्या है कि 2 और 3 के मेरी आवाज आनी चाहिए सिर्फ। दूसरा कलर यूज करता हूं, दूसरा कलर कोई है ही नहीं है। अरे नीचे भी चलो, वहां भी यही हाल है यार, इस टाइम पे लाइट नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर एडजस्ट करो। तुम लोग इतना ज्यादा लग्जरी में पढ़ने की आदत नहीं होनी चाहिए। हमारे टाइम में तो लाइट भी मुश्किल से मिलती थी, एक पंखा हाँ आपके टाइम पे तो तभी तो कह रही हूँ, जेनेसिस भी नहीं था, कोई फैसिलिटी भी नहीं थी, फिर भी पढ़ते थे ना। तो एक दिन 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो तुम लोग। हमारे उसमें तो बहुत टाइम निकलता था। स्कूल में भी पंखे ऐसे चलते थे जैसे गड्ढा चल रहा होता है। सफोकेशन का यही इलाज है। ये दरवाजा खोल लो थोड़ा सा, आप लोग इकट्ठे मत बैठिए, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, पता ही है। इसको स्टॉपर है, देखो नहीं है, अगर जेनेसिस नहीं तो मत लो, क्या नहीं अच्छा चलिए भाई सुन लीजिए पहले। तो ये आपके पास है 5 और 6। अब इसके बारे में हमने ये बात की थी कि 5 और 6 जो है इंक्लूडेड है और 2 और 3 जो है वो एक्सक्लूडेड है। मतलब 2 और 3 के सारे बीच के पॉइंट्स, लेकिन 2 और 3 जो है वो आपका क्या है, एक्सक्लूडेड है, वो हम इन्वॉल्व नहीं करते। ये हमने क्लोज इंटरवल में पढ़ा था। फिर हमने कल ग्राफ के बारे में एक डिस्क्राइब किया था, लेकिन ग्राफ में मैंने आपको कहा था कि मैं फिल कर रही हूँ कंप्लीटली। अब मैं एक और ग्राफ बना रही हूँ और आप उस ग्राफ का आंसर करेंगे जो हमने कल पढ़ा था, उसी के बेसिस पे लास्ट वाले लेक्चर में। लिखिए उसको, ग्राफ बना दीजिए, छोटा सा बनाइए ग्राफ। ऐसा सा एक हल्का सा ग्राफ बनाते हैं और फिर ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। पॉइंट्स को नोटिस करना, एकदम बोलने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट सोच के बोल लेना कि क्या बताया जा रहा है। जो आपको समझ आएगा पहले आप उसको लिख लो, उसके बाद हम बात करेंगे। बेटा फिर आप अपनी ना पोजीशन लाइट चेंज ऑफ करके तो देखो, देखो जरा कौन। बेटा आप ना अपनी पोजीशन चेंज करो, ट्राइपॉड नीचे नहीं कर सकते क्योंकि ऑनलाइन भी चल रही है क्लास। अब देखिए इसके अंदर ट्राइपॉड से हटकर बैठिए, आप अपने आप पोजीशन अपने आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, हो गया सेटल डाउन। ये आप लोग गैप बनाइए, गैप मेंटेन करिए प्लीज। अब देखो इसके अंदर आपके पास ये मैंने ग्राफ बना दिया, मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ, लेकिन इस बार आपका आंसर जो है वो पहले से डिफरेंट होगा। ध्यान से देखना, 1-2 पॉइंट है इसमें, अब देखती हूँ कितने लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, कल से थोड़ा सा बिट डिफरेंट। क्लोज और ओपन का कंसेप्ट बताने के बाद ये ऑनलाइन वाले अभी मैं देखती हूँ, बड़ा मैसेज अभी मत डालूं, आई कम टू यू। पहले एक बार ग्राफ बना लीजिए सभी,
और ग्राफ के बाद अब मैं वैल्यूज पूछूंगी आपसे कि क्या रिजल्ट आएगा इसमें, ठीक है, वो आपने बताना है, जैसे हमने कल शेयर किया था। हाँ 15 के ऊपर 17, फिर 21 है, फिर 23 लिखा हुआ है। अब वैल्यूज आपसे पूछी जा रही है। देखिए मैंने आपसे पहले शेयर किया हुआ है, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम तो कोई नहीं आया, ऑनलाइन तो हो गई क्लास में, आप फर्स्ट टाइम आए, तो सबसे पीछे बैठे हो बच्चे। आ गया, आ गया, आगे ये हरप्रीत के पास बैठो बीच में, इधर एक जना आ जाओ, एक दूसरे के बिना रह सकते हो ना अभी, चल जाएगा ना, चलो आओ फिर साथ आ रहा। ये तुम एक जना आगे आ जाओ इधर बीच में, और आप बच्चे इधर बैठो इस बच्चे के साथ, इसको जगह। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर वैल्यूज आप लिख के फटाफट से लिख लीजिए जो आपको समझ आ रहा है, मैं पूछ नहीं रही हूँ किसी से, आप खुद ही ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे कि कहीं कहाँ पे गलती कर रहे हैं और कहाँ पे करेक्ट है। एक बार अपने दिमाग की पिक्चर खींच लीजिए। साहिल तुम सबसे कंफर्ट जोन में बैठने हो आज, है ना? क्या नाम बताया था? क्रिश। इसको थोड़ा सा इधर कर दे, बोलना नहीं चाहिए। आज ऑनलाइन वाले डर जाएंगे। लाइन शायद आ गई है, देखो नहीं चल रहा है, ये देखो नहीं, दूसरे वाली तरफ से ऑन करना है। अच्छा चलो, अभी भाई मैंने आपको क्या बोला, अब एडजस्ट करो, एक तो थोड़ा टाइम एडजस्ट कर लो, जितना टाइम कर सकते। अब आंसर लिख लिया सबने? जल्दी लिखो बेटा। फिर ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं, का बटन होगा कहाँ पे? ये वाला भी बताओ। थोड़ा सा ना एक्चुअली यहाँ ऑनलाइन का ध्यान रखिए, इसलिए वॉइस ज्यादा नहीं आनी चाहिए, फैन उतना ही चला। बेटा ये देख लो 01 पे होगा, चल जाएगा, इसको चला लो, बस आवाज जो है वो धीरे रखिए, ठीक है? और आप अपनी आवाज तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, आपकी फैंस की हम झेल लेंगे। लिख लिया आंसर? तो जो ऑनलाइन पर हैं आंसर्स बताइए बेटा, कल हमने सारा शेयर किया था ये। ठीक है, मैं लिखना शुरू करूं? क्रिश लिख लिया तुमने? हर्षद का है ना, लिखा बच्चे? बना लिया ना ड्राफ्ट, जो दिमाग में समझ आया वो तो बना लिया। अब जो फर्स्ट डे आए हैं वो भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि हम फर्स्ट डे आए क्या करवा दिया कल, अभी यहाँ पर ही पता चल जाएगा जो कल करवाया था। ठीक है, अब ध्यान से सुन लेगा। मैंने क्या पॉइंट बताए थे? एक तो मैंने ये पॉइंट अभी बताया है, जो लोग आज फर्स्ट डे आए हैं, कि दो तरह के इंटरवल्स होते हैं, एक ओपन इंटरवल होता है बेटा 2 और 3, इसको ऐसे लिखते हैं, अभी बताया आपको। इसका मतलब होता है कि 2 से लेकर 3 के बीच के सारे नंबर्स, सिर्फ 2 और 3 ना हो, 2 और 3 को नहीं लेना, समझ गए आप लोग? ठीक है, 2 और 3 को नहीं लेना, तो जिसको नहीं लेना है उस पर होल्ड डाल देते हैं, उसको हमने कंसिडर नहीं किया। दूसरा, अभी मैंने एग्जांपल लिखा था 5 और 6 क्लोज, जब मैंने ये लिखा तो यहाँ 5 लिखा, यहाँ 6 लिखा और इसको फिल कर दिया, बस इतनी बात बताइएगा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन यहाँ से ये देखना, मैंने कल सिखाया था, जिनको नहीं आता एक बार फिर से देख लो, इसमें चेक कर लो। ये आपके पास है, मैंने कहा कि F1, अब नोटिस करना F1 पर यहाँ ये वैल्यू दिखा रही है 10, जो हमने कल क्वेश्चन किए थे उसमें हमने क्या किया था, यहीं पे मैंने इसको डार्क सर्कल किया हुआ था, किया था। तो तुम F10 F1 की वैल्यू मुझे बताते 10, पर यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि F1 वाला डॉट जो है वो कहाँ पर जा रहा है? 15 के ऊपर। आप देख रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो कि नहीं? F1 वाला डॉट जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है? 15 पे। मतलब ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ तक तो यही आ रही थी, पर 1 पे जंप करके कहाँ चली गई? 15 पे चली गई। तो F1 को आप क्या लिखोगे? 15। ठीक है, अब उसके बाद F5 पे आते हैं। अगर हम F5 पे जाएं तो ये हमारा F5 है, मैंने अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट किया। ठीक है, तो ये बेटा F, अब ये तो बता सकते हो 17, क्योंकि वो फिल हुआ हुआ है, वहीं पे फिल हुआ हुआ है, दैट मीन्स वो आपके पास क्या हो जाएगा?
चले आगे। तो इसका मतलब इसका आंसर लिख दो 17। अब F6 बताओगे क्या? 21 चल रहा है, चलो ठीक है। F6 जो है वो आपका क्या है? 21। फिर उसके बाद ये क्या है? 7। 7 पर वैल्यू है कुछ? कुछ भी नहीं दिया हुआ, हम क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। डिफाइंड ही नहीं है, हमें पता नहीं है, हमें डिफाइन करके बताई नहीं गई है। बात समझ गए हो? आप क्या कह दोगे वहां पे? वैल्यू हमारी कैसी है? नॉट डिफाइंड। अब हम F10 के बारे में बात करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है? क्लियर हो गया? ठीक है बेटा। जिस F7 वाला 1 अब हाँ ये आप देख लो F1 वाला। अब क्या हुआ, हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ। ग्राफ वो है जो हमें गिवन था और वो सारा ब्लू कलर से है। बाकी जो मैंने डॉटेड लाइन से सिर्फ आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि x पे क्या है और y पे क्या है। ठीक है, जब मैंने F1 को चेक किया ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें दिखाई दे रहा था कि यहाँ आना चाहिए, पर यहाँ पर क्या बना हुआ है? होल बना हुआ है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट तो नहीं है F1 पे। F1 पे वैल्यू जो है वो 15 दिख रही है, मतलब वो डॉट जो था वो भरा हुआ कहाँ पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया। तो आपने वो फिल किया हुआ लिखना है। अब जैसे 7 के ऊपर भी क्या था आपके पास? होल था। 7 की वैल्यू ऊपर या नीचे कहीं डॉट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब वो वैल्यू हमारे पास डिफाइन ही नहीं है। इसकी कौन सी वैल्यू डिफाइन है? F1 की कौन सी वैल्यू डिफाइन है? 15 डिफाइन है, हमने 15 ही लिखा। बताओ क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपके पास आ गया 14। हाँ जी भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। महक, एनसी, बेटा अगर कुछ समझ नहीं आया साथ साथ पूछिए, क्योंकि अब मैं बैक पेज नहीं कर सकती हूँ। ठीक है भाई, क्लियर है? अब ये आपने सारे का सारा क्लियर हो गया कि ग्राफ कैसे हम देखते हैं, कैसे वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद ना एक वर्ड आता है डोमेन और रेंज। उसका क्या मतलब होता है? एक वैल्यू होती है एक आपके पास, दैट इज डोमेन एंड रेंज। तो उसका, हाँ कोई नहीं, अभी अभी बताने पूछने का टाइम आएगा तो 1-2 दिन और दो, है ना? अब डोमेन और रेंज के बारे में पता नहीं सर ये क्या चल रहा है। वही आवाज नहीं आनी चाहिए। देखिए बातें करेंगे तो फिर चीजें स्किप होती जाएंगी। अब ये चीज आपको अभी से समझनी पड़ेगी। अब जब हम डोमेन के बारे में बात करते हैं और जब हम रेंज की, मैं सिर्फ ग्राफ से बात कर रही हूँ। अभी हम रिलेशन करेंगे, फंक्शंस करेंगे, सबकी अलग अलग निकालते कैसे हैं वो अलग दूर की बात है। अभी सिंपली बेसिक चीज समझियो। जहां पर हमारा फंक्शन डिफाइंड होता है, ये हमारा फंक्शन है, इसमें जो x की सारी वैल्यू हम ले रहे हैं वो सारी की सारी क्या है? डोमेन। जो x की वैल्यू पे हमारा ग्राफ उसने दे रखा है वो सारे का सारा क्या है? डोमेन। और जहां y की वैल्यू जहां से जहां तक जा रही है वो सारे का सारा क्या है? रेंज। बताओ आई बात समझ में? अगर आपके पास x की वैल्यू दे रखी है तो वो सारे का सारा क्या है? डोमेन। x का मतलब x एक्सिस पे जो नंबर इंक्लूडेड है और जो y एक्सिस के ऊपर इंक्लूडेड है वो क्या है? रेंज। अब मैंने बता दिया आपको, जो समझ आया आप बनाकर लिख दो। एक बार बनाकर लिखिए कि डोमेन इस केस में इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या होने वाली है। अब ये कैसा फंक्शन है हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ ग्राफ पढ़ना सीखना है कि अगर ऐसे लिखा हो तो इसका क्या क्या मतलब होता है, बस। अभी स्टार्टिंग में इतना। ठीक है, बना लीजिए एक बारी, बनाइए फिर बताते हैं। उसको लिख लीजिए कॉपी पे कि आपको क्या समझ आया। बना लिया? देखो बन गया कि नहीं बना? कोई बात नहीं, बन जाएगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ फूटा फूटा कुछ भी लिख दो ना। डोमेन और रेंज आपके हिसाब से डोमेन मैंने क्या बताया? फंक्शन। देखो अब जिन्होंने कल क्लास या परसों लगाएंगे ना क्लास, है ना, तो मैंने बताया था ना कि x के विद रिस्पेक्ट टू y, जिन x के विद रिस्पेक्ट टू y आपके पास है सिर्फ वो डोमेन है, बाकी सारा x डोमेन ही है। अब मेरी बात समझ आ गई है तो उसको उतार दो, अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं,
वो भी जब मैं करवाऊंगी तब क्लियर हो जाएगा। अब बताओ, डोमेन लिख लिया? बस लिख लो। अब जब मैं लिखूंगी तो फिर ये बता देना ईमानदारी से हाथ खड़े करके कि किसने ठीक लिखी थी या नहीं। अब देखो रेंज के अंदर y जहां से जहां जा रहा है, आपका ग्राफ y में जहां से जहां जा रहा है वो आपका रेंज होता है। देखो तरीका क्या होता है, जो आपका ग्राफ होता है ना, जैसे ये ग्राफ है, इसकी शेडो नीचे फेंको। नीचे फेंकने का मतलब ये है कि ये कर्व है, इस कर्व को नीचे फेंको कि कितनी लाइन कवर कर रहा है। इसी तरह से ये आपका ग्राफ है, ये y की तरफ ग्राफ है, इसको भी इस तरफ फेंको ताकि ये पता चले कि y पे कहां से कहां गिर रहा है। अब मैं जो वर्ड यूज कर रही थी यहाँ फेंको और यहाँ फेंको, उसका मतलब क्या है वो समझो। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ग्राफ है, यहाँ देख रहे हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ग्राफ है, पहला समझ आया? तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, 1 से लेकर 5 तक मेरे पास y की सारी वैल्यू हैं, 1 से लेकर 5 तक सारी वैल्यू हैं, तो वो क्या बन गई? x की वैल्यूज बन गई। वो क्या है? इस फंक्शन की डोमेन है। अब आगे चले, उसके बाद 5 से 6 तक मेरे पास fx नहीं दिया हुआ, तो मैं 5 से 6 छोड़ रही हूँ। आगे देखेंगे तो 6 से लेकर 7 तक भी हमारे पास फंक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कल समझाया था ना लाइन, स्ट्रेट लाइन से कैसे y x ऊपर को जाता है। आप यहाँ से कोई भी लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे ऐसे करके लाइन ड्रॉ करो तो आपको y मिल रहा है उस x के वजह से, ये मतलब है। ठीक है, तो अब इसको मैंने नीचे फेंका तो 6 और 7 के बीच में आ रहा है, तो हमारे पास ग्राफ है 6 से 7 के बीच में। उसके बाद यहाँ चलो 7 से लेकर 10 तक, तो 7 से लेकर 10 तक भी ग्राफ है, उसको नीचे फेंको। आई बात समझ? कुछ 40% 50% कुछ आया। अब इसको लिखेंगे एक बार और, फिर जब y का भी करूंगी तो थोड़ी थोड़ी और क्लियर होगी। अब देखो मैं डोमेन की बात कर रही हूँ, तो मैंने डोमेन को कैसे लिखा है? ठीक है, डोमेन जो है, अगर हम डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कैसे लिखते हैं? डोमेन मैंने कहा 1 से लेकर 5 तक, हमारे पास वैल्यू तो है ना 1 पे भी, है कि नहीं है? 1 पे बेशक वैल्यू यहाँ की बजाय यहाँ है, पर है तो सही। इसका मतलब हमें हर x के लिए, इस फंक्शन के लिए y मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारा डोमेन जो है ग्राफ से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो आपके पास होगा 1 से लेकर 5 तक, और 5 पे भी क्लोज, अभी बता रही हूँ, क्लोज और ओपन भी बता रही हूँ। उसके बाद आप यूनियन करके जो बात मैंने अभी लिखी है उसको लिख लेते हैं पहले। 5 और 6 में नहीं है ग्राफ हमारा। अच्छा आगे चलिए, 6 से 7 में ग्राफ है, शायद आपको समझ आ जाए। यहाँ मैंने ओपन कर दिया, शायद अगर आपको क्लोज और ओपन का समझ आ गए थे इंटरवल, तो ये आपको समझ आ जाएगा। फिर अब क्या लिखना चाहिए मुझे? 7 से लेकर 10 तक, क्योंकि 7 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए मुझे 2 बार लिखना पड़ा। अब 1 पे मैंने, हाँ मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाई है, क्यों ठीक किया ना, फिर गलत तो नहीं है? हाँ नाराज मत हो ना फिर। ठीक है, तो 1 के ऊपर आपकी वैल्यू जो है वो क्या है? हाँ, यूनियन क्यों लगाया? क्योंकि 7 इज नॉट इंक्लूडेड। देखो जरा, 7 के ऊपर हमारे पास फंक्शन डिफाइन नहीं था, आपने कॉपी पे वैल्यू लिखी है ना, 7 पे डिफाइन नहीं है, तो मेरे पास 7 पे कोई वैल्यू नहीं है। 7 पे वैल्यू नहीं है तो मैं इसलिए 7 को नहीं इंक्लूड कर सकती। आप इसको एक और तरह से लिख सकते हो, अभी हम इससे पढ़ेंगे डबल से। ये 6 अभी यूनियन जो है वो वैसे आप में से काफी बच्चों को मुझे लगता है आती है। देखो मैंने यूनियन लिख दिया, तुमने पहचान भी लिया। -7 यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा ले, तो सारे एलिमेंट हमें चाहिए। अभी आप इतना याद रखो, सेट्स पे आएंगे तो बात करेंगे। अभी बेसिक बेसिक पहले जल्दी जल्दी कर लें, जो चाहिए होगा कभी भी कहीं पे भी यूज हो जाएगा, फिर ये मत कहना कि ये कहाँ से आ गया। तो बताओ ये क्लियर हुआ? ये डोमेन हुई। क्या किया मैंने? जो मेरा फंक्शन था उसकी शेडो कहाँ पर देखी, उसकी तरफ देखा कि नीचे उसकी छत, उसकी छाया कहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं 1 से लेकर, आप बताओ 0 से लेकर 1 तक है क्या कुछ है हमारे पास फंक्शन, तो वो डोमेन में नहीं है। बात समझ गए कि डोमेन क्या होता है? जिस x के लिए हमारे पास y एग्जिस्ट करते हैं, जिस जिस x के लिए हमारे पास क्या एग्जिस्ट करते हैं, y एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारा क्या होता है? डोमेन। ठीक है, अब दूसरी बात क्या कि जो y एग्जिस्ट करते हैं वो रेंज होते हैं। अगर y की तरफ, अब y की तरफ अपने आप डालो शेडो और अपने आप लिखो जो तुम्हें लिखा जा रहा है जल्दी से। अब रेंज लिख के दिखाओ, मेरे कहने का मतलब है जो काम मैंने x एक्सिस की तरफ डालकर किया है वही काम आप मुझे y एक्सिस की तरफ डाल के दिखाओ, और फिर आंसर लिखो। बोलना नहीं है किसी ने, मैं यहाँ लिख दूंगी, क्योंकि बोलने से भी रिकॉर्डिंग भी चल रही है और बच्चे ऑनलाइन भी बैठे हैं, फिर वो डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए बात नहीं करती। आप डिस्कस नहीं करेंगे, मेरे से शेयर करेंगे। महक, नैन्सी, कुछ सब क्लियर हो रहा है? बताओ, डाउट आ रहा है तो पूछ लो।
डाउट आ रहा है तो पूछिएगा बेटा। जो फर्स्ट डे आए हैं बिल्कुल उनको थोड़े बहुत डाउट आएंगे, पर ऐसे डाउट नहीं आएंगे कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो इतना वरिड होने की जरूरत नहीं है, एक ही क्लास करिए आप। तो देखिए इसके अंदर आपके पास इतनी रेंज, अभी रेंज नहीं है, ये डोमेन का एक दूसरा पार्ट लिखा था मैंने। अब नेक्स्ट आपके पास है रेंज, ठीक है। अब रेंज के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख रहे हो 10 से स्टार्ट हो रहे, ठीक है कि नहीं। अब एक बात बताओ, x के लिए यहाँ पे 10 से जब मैंने स्टार्ट किया तो 10 इंक्लूडेड है, नहीं है। 10 के ऊपर होल था, मतलब 1 की वैल्यू 10 ना होकर क्या दे रखी थी हमें, 15 दे रखी थी। हमें सारे y मिल रहे हैं 10 से लेकर 17 तक, 10 से लेकर 17 तक हमारे पास पूरा ग्राफ बना हुआ है बेटा, उसकी शेडो आ रही है इधर, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो फिर डाल रेंज के अंदर आपके पास 10 से लेकर 17 तक, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे चले, ग्राफ 17 से लेकर 21 तक कोई ग्राफ नहीं है, बीच में खाली जगह है बिल्कुल, ठीक है। बीच में एक लाइन डाल के देख लो, वहां पर कोई ग्राफ नहीं कट कर रहा है। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, 21 से लेकर 23 पे जाएं, 21 से लेकर 23 पर जाएं, ठीक है। अब आपने 21 से लेकर, अब आपने यही बना के लिखा है मुझे पता है, 21 से लेकर 23 पर जा रहे हैं, लेकिन एक बार देखना जरा, 17 से लेकर 21 तक कोई ग्राफ नहीं है वाकई में, है वो है तो सही ना, है कहाँ पर है, यहाँ पर है। क्या फर्क पड़ा, वो देखो ऐसा है ना कि यहाँ से जाकर वैल्यू यहाँ नीचे को आ रही है, लेकिन y की वैल्यू तो है ना। अगर मैं ऐसे लाइनें ड्रॉ करनी शुरू करूँ यहाँ से, ये सारे y तो दे रहा है हमें, 14 से लेकर 23 तक सारे y दे रहा है, तो कोई छोड़ रहा है। समझ आई, यहाँ से आपको वही मैं बता रही हूँ, क्या आपका थॉट प्रोसेस रहेगा जब आप क्वेश्चन को शुरू करोगे, क्योंकि ये चीज बताई जा रही है। अब आपने कहा कि भाई यहाँ खाली है, तो मैंने कहा कि ठीक है मान लेते हैं यहाँ खाली है तो छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचे 23 के ऊपर, 23 पे होल पड़ा हुआ है, 23 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर ग्राफ नीचे भी आ रहा है। जब नीचे आ रहा है बेटा, तो ये तो दो जगह पे कवर कर गया ना, 21 से 23 के लिए यहाँ तक फंक्शन, ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, फिर 23 से 14 तक ही आपका फंक्शन दिया हुआ है। तो क्या मैं रेंज के अंदर अगर लिख दूं 10 से लेकर 23 तक, तो गलत होगा क्या, नहीं होगा ना गलत। तो हाँ 10 से लेकर, लेकिन दोनों कैसे आएंगे, ओपन में आएंगे। तो ये लिखने की बजाय आप क्या लिखोगे, सिंपली 10 से लेकर 23, और 10 भी ओपन और 23 भी ओपन। क्यों, क्योंकि 10 पे भी कोई वैल्यू ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रही इस तरफ, अगर हम, और 23 पे भी नहीं कर रही। आई बात समझ में, कुछ आया 70-60%, पता एक ग्राफ दूं फिर आप लिख पाओगे डोमेन, रेंज और उसके इंटरवल्स क्या वैल्यूज। चलो एक और बना लो छोटा सा, सेकंड के अंदर बेटा अभी ना, वैसे तुमने सेट्स किया नहीं है, मैंने सेट्स की टर्मिनोलॉजी यूज करी है, नहीं भी समझ आ रहा तो कोई इशू नहीं है। पर ये है कि 6 से 10 के बीच में 7 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, तो इसका मतलब 7 इंक्लूडेड नहीं है। 7 को मैं माइनस, मैंने ऐसे सीधा लिख दिया 6 से लेकर 10 तक, और सिर्फ एक 7 सब्ट्रैक्ट कर दो। जब हमें सेट्स जो होती है वो करली ब्रैकेट में होती है। अभी तक मैंने आपको ये दो चीजें बताई हैं, ये देखो, एक क्लोज इंटरवल बताया, एक ओपन, एक ये वाली ब्रैकेट ही तो रह गई है, कौन सी वाली, करली ब्रैकेट। अगर इसमें 5-6 पड़े हुए हैं ना, तो अब ये 5 से 6 के बीच के एलिमेंट नहीं है, ये सिर्फ 5 और 6 ही। तो अभी उसके बारे में बात करेंगे, तो जितना जरूरत पड़ रही है उतना यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब एक फटाफट से मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, कहीं इधर कोई डाउट, ऑनलाइन वाले बच्चे, सब एनी डाउट, क्लियर और नॉट भी मैसेज डालो। महक, नैन्सी, अरे भाई सुन रहे हो कि घूमने चले गए क्लास ऑफ करके। चलो भाई ठीक है, आगे चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट मैंने कहा कि एक ग्राफ और दे देते हैं, उसका डोमेन और रेंज पहचानना। क्या आवाज नहीं कर रही है, मैंने आपसे पहले बोला है।
जीरो के ऊपर है, जीरो पे तो ग्राफ ही है। मतलब क्या पूछना चाहते हैं? 10 पे होल है ना, यहाँ पे ना, तो यही तो सोच रही थी। जब ये दिया नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप अपनी वैल्यूज बना लो जो आपको समझ आ रहा है, फिर डिस्कस करते हैं। इस पे ये होल है ना बेटा, ये थोड़ी सी लाइन को ना ऐसे टेंड किया है मैंने, हो नहीं रही थी। ये बैंड पे कुछ नहीं है। हाँ, बैंड पे कुछ नहीं है, बैंड पे कुछ नहीं दिया हुआ। तो मैंने तरीका बता दिया, उसका शेड ऐसे फेंको, शेडिंग जो है ना वो ऐसे फेंको ग्राफ। इसकी डोमेन बतानी है, रेंज बतानी है, और फंक्शंस की वैल्यू। चलिए ठीक है, आप फंक्शंस की वैल्यू पे लिखे हुए एक मिनट बच्चे यहाँ देख पा रहे हैं। आपसे फंक्शन की वैल्यू मैं पूछ रही हूँ F1 पे। बोलता है आगे आने की कोई इशू नहीं है, बोलना ही है, बिना बोले आइए। ये ऑनलाइन वाले बच्चे हैं सब, और सब ये। अच्छा आप लोग भेज रहे हो, मैं उधर नोट में, ठीक है। 16 के ऊपर क्या लिखा है पता चल गया? 16 के ऊपर 50 लिखा है बेटा, ये मेरा ना 50 लिखा है, देखो जरा। ठीक है ठीक है, गुड। फटाफट से आंसर, ऑनलाइन वाले भी आंसर करेंगे भाई, जो इनको समझ आ रहा है वो आंसर कर सकते हैं, यहाँ नहीं करवा सकती मैं आंसर। मेंटेन करो, डिस्टेंस मेंटेन करो। इसको थोड़ा इधर कर दे। कॉपी में बनाकर सोचो, बोर्ड पे नहीं, अपनी कॉपी में डायग्राम बनाओ, इसको कोशिश करो। ये 0 लगाया, ये कह रहे हो कुछ नहीं है। लिख लिया, नहीं लिख पा रहे। F11 देखो जरा, 11 का तो यही तो है ना, ये इतना तो एडजस्ट कर ले तू। चलिए मैं लिखूं आंसर, शुरू करें आंसर। अब देखो F1 पे फंक्शन कैसा है, नॉन डिफाइंड, कह दो फिर भाई नॉन डिफाइंड, नॉन डिफाइंड। F11 पे 9, आ गया आंसर आपको लिखना। F20 पे 23 पे ऐसा है, 3 का साथ में चलते हैं, इसलिए मैं अब नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब मैं डोमेन के बारे में मैं लिखती हूँ, आप ये तो सिर्फ हाथ करके हाथ खड़े कर देना कि किस किस का करेक्ट है।
ठीक है नैन्सी, ठीक है बेटा, देख लिया मैंने। अब यहाँ पर है आपके पास ईमेल। रेंज ये 10 पे नहीं है, ये मत समझना कि 10 पर है, ये मैंने बस ऐसे ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसमें पॉइंट बताऊंगी ना, यहाँ देखना, अब आपने कुछ बना लिया है, ये रह गया था पॉइंट। अब अगर मैं रेंज लिख रही हूँ, यस 5 से 50, कितने लोगों को समझ नहीं पाता। मैंने देखो क्या बताया, ग्राफ को नीचे फेंक दो पूरा। अब इसमें टूटे नहीं हुए ग्राफ, अब पहला जो ग्राफ था वो थोड़ा टूटा हुआ था, देखते हो, तोड़ के गई मैं उस ग्राफ को। तो मैंने ध्यान रखा कि कोई इंटरवल ऐसा तो नहीं है जो छूट रहा हो। अब यहाँ हमें लग रहा था कि छूट रहा है, लेकिन तुमने देखा कि इधर वाले पार्ट ने फंक्शन के इसको कवर कर दिया, ऐसा हुआ, ठीक है, इधर वाले ग्राफ में। और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, अगर मैंने इसको देखा तो यहाँ कुछ भी टूटा नहीं हुआ है बीच का, ये देखो, है ना बेटा, यहाँ देख रहे हो ना ये चीज, तो यहाँ पर कुछ भी टूटा नहीं हुआ है। अगर ये कुछ भी टूटा नहीं हुआ है तो मैंने इसको शेडो डाला, तो शेडो कहाँ से कहाँ तक आया, 1 से लेकर 23 तक आई बात समझ। अब पूरा ग्राफ बना हुआ, देखो बीच में कुछ भी टूटा नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि एक्स पे इसका शेडो डाल दो, 23 आ गया। अब इसी तरह से जब हम वाई पे इसका शेडो डालेंगे तो ये 5 से कहाँ पर आएगा, ये देखो यहाँ सबसे मिनिमम वैल्यू है वाई की, ये मिनिमम वैल्यू, और ऊपर की सारी वैल्यूज कवर हो रही है। अब किसी के दिमाग में आ रहा है कि भाई यहाँ बोला था, कोई बात नहीं, उसके गोले की जगह पे यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू पड़ी हुई थी, लेकिन जब सबसे ऊपर वाला नंबर है उस गोले पर कोई वैल्यू नहीं पड़ी, वहां पे जाके काम खत्म हो गया। तो मैंने 50 पे ओपन ब्रैकेट ले ली। 5 पे भी अगर आप देखोगे तो 5 पे भी कोई ना कोई वैल्यू आ रही, जब मैंने ऐसे लाइन प्लॉट करके देखा कि यहाँ पे कोई y मिल रहा है, तो वो y जो था यहाँ पे ग्राफ पे टच कर गया, मतलब कोई ना कोई y तो है। अब बताइए मेरी बात समझ आ गई है? हाँ। भाई अब 95% आ जाएगी, हो गया इतना सेटिंग पक्का। चलो फिर तो बड़ी बहुत बढ़िया, ठीक है। अब नंबर भी 101 ही आने चाहिए, तो ये देखो, ठीक है। अच्छा मैथ का तो एक से का नहीं, तो मैं जाना बात को, हाँ अच्छा चलो भाई, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये तो था, हमने क्या क्या शेयर कर लिया आपसे, इसके अंदर नंबर्स के बारे में कल हमने बात की, सब नंबर्स, ठीक है, ट्विन प्राइम्स वगैरह सब कुछ आ गया। फिर उसके बाद हमने किसके बारे में बात की, इंटरवल्स के बारे में बात की, ग्राफ के बारे में, ग्राफ की टर्मिनोलॉजी समझ आ गई है कि कैसे पढ़ते हैं ग्राफ, एक्स क्या होता है, एफ एक्स क्या होता है, ये चीजें बहुत काम आने वाली है। और अगर ग्राफ अगर आपको समझ आता है ना, तो आप ये देखोगे कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ ग्राफ से ही हो पाते हैं, और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी ग्राफ से सॉल्व हो जाते हैं। तो ग्राफ जितने भी आपको बताए जाएंगे उन्हें याद करिए, और उन्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज करने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो हमें यूज करना है वो हमारे पास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो आपने कर रखा है, कर दो भैया, हो गया नोट डाउन, ठीक है। इधर भी ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ पूछना है तो बताइए, ठीक है, लिखे भी आगे। नेक्स्ट है हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट। अब उसमें हम क्या निकालते हैं वो चेक करो, क्योंकि वो चीज आप ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा यूज करते हो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कैसे यूज होती है अभी देखते हैं, इंटीग्रेशन में कहीं पे भी यूज होगी, कैसे यूज होगी, अब वो पॉइंट देखो। अब इसके अंदर क्या है कि सपोज आपके पास ये दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू सी बी, ये चीज दे रखी है, ठीक है। तो एक वर्ड होता है कंपोनेंट, ठीक है, एक वर्ड होता है कंपोनेंट। कंपोनेंटों में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एक नंबर ऐड, ठीक है, आप +1 कर दीजिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी, दिस इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। अब क्या होगा, मतलब जब हमें ये अप्लाई करना होगा, जैसे अगर मुझे ये चीज दे रखी है कि ए बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो मैं अपने आप से ये लिख सकती हूँ
ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी और इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी, डायरेक्ट लिख सकते हो। और आपको ये कह दूंगी कि कंपोनेंट ऑफ लाइफ है, बात समझ में, ठीक है। या तो मैंने करके बता दिया ना कि प्लस वन है, ठीक है। एक वर्ड होता है डिविनेंड, ठीक है। डिविडेंडो का मतलब है सर क्लास के बाद करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिविडेंडो के बारे में, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, a बाय बी माइनस वन, अगर बच्चे मैं कर रही हूँ ये, यहां से आपके पास आ जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाय और c माइनस बी डिवाइडेड बाय डी। और कई बार जो मैक्सिमम यूज होता है वो हम बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंड, ठीक है। इसका मतलब मैं इन दोनों को यूज कर रही हूँ, इसका मतलब मैं अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं, देख रहे हो, इन दोनों को डिवाइड करके मैं ये लिख सकती हूँ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, गेटिंग मी। ये भी लिख सकती हूँ और देखो ये भी लिख सकती हूँ, अगर आप देखेंगे तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, c माइनस डी अपॉन c प्लस डी। और ज्यादातर कैसे बताते हैं, या आप कहीं पे पढ़ोगे तो सुनोगे, कैसे पढ़ेंगे, वो ये कहता है कि अगर a बाय बी इज इक्वल टू c बाय डी है, ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप न्यूमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर ऐड कर दीजिए, जो काम आप यहाँ कर रहे हैं सेम काम आप यहाँ करिए। मतलब मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ b माइनस a, नीचे वाला उठाया मैंने उसमें से माइनस कर दिया और नीचे वाले में ये प्लस कर दिया न्यूमिनेटर। इसी तरह से मैंने डी, जो काम मैंने इस तरफ किया वही काम मुझे इस तरफ करना है, डी माइनस सी अपॉन डी प्लस सी। इसका रीजन क्या है, ये रीजन, गेटिंग क्लियर, बात समझ आई। अब आप सोच रहे होंगे बी माइनस ए तो बताया नहीं, बना लो, इसमें से माइनस कॉमन निकालो, बी माइनस ए बने। जब यहाँ बी माइनस ए बनेगा तो यहाँ भी क्या बनेगा, डी माइनस सी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो मेन चीज होती है कंपोनेंट और डिविडेंड का मतलब क्या होता है, वो क्या होता है कि आपको इस तरह के एक्सप्रेशन को हैंडल करना आना चाहिए। इस तरह के एक्सप्रेशन को मैं इसमें चेंज कर सकती हूँ कंपोनेंट और डिविडेंड हो जाता है, और क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, समझ आए चाहे ना आए कोई इशू नहीं है, वैसे लिख लीजिए, क्योंकि जब वो दिखाई देगा ना आगे ट्रिग्नोमेट्री में या कहीं पे, तो देन यू विल बी कंफर्टेबल। हाँ ये लिख लो, एग्जाम्पल भी ऐड करा लिख लो। हाँ करके देख लो, ठीक है। बाकी ये है कि डायरेक्ट यूज करते हैं हम, अब बार बार आगे अगर मैं करूंगी यूज और आप मुझसे पूछोगे तो फिर वहां ये याद कर लेना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करके टॉपिक छोटा सा बताया था, उसमें ये समझा दिया था कि कंपोनेंट और डिविडेंड का क्या मतलब है, ठीक है। मोबाइल दिखता है यहाँ से, अभी कुछ कह नहीं सकते, दूसरा देख बताओ भाई, क्लियर है, डाउट तो नहीं आ रहा, समझ गए ना बात को। अच्छा मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ, एग्जांपल देने का मतलब है फॉर एग्जांपल देखो, अगर हमें कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन सॉल्व करना पड़ रहा है, ये देखो कितना मुश्किल एक्सप्रेशन है ना, लग रहा है ना खतरनाक। अब जैसे इसको मुझे दो जो है ना प्लस बी और माइनस बी है, अगर ऐसा दिखाई दे कि a प्लस बी प्लस हो रहा है ऊपर और नीचे क्या हो रहा है, वही चीज हमारी माइनस हो रही है, तो मैं इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगा सकती हूँ। कंपोनेंट और डिविडेंड कैसे, कि मैं ऐसा कर सकती हूँ कि e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x, ठीक है। फिर ये मैंने लिया ऊपर वाला, न्यूमिनेटर वाले में से, भाई ऑनलाइन वाले बच्चे में अभी आ रहे हो आप लोगों के पास, ये आपके पास क्या है, इसमें न्यूमिनेटर जो है, न्यूमिनेटर के अंदर मैंने डिनोमिनेटर ऐड कर दिया, देख रहे हो। फिर मैंने न्यूमिनेटर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो तो जी क्या बनता है, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आएगा 2e रेज़ टू पावर x अपॉन 2e रेज़ टू पावर माइनस x। देखिए जरा, समझ आ रही है बात। हाँ अभी देखो, ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा b है, लिखना जरूरी है इसके अंदर, भाई ये कुछ
कुछ तो मत के। हाँ लिखना जरूर, लिखोगे तो समझ में आएगा। अब देखो ये a बाय b है। देखो पता है क्या बात है, तभी मैंने कहा कि समझ आए चाहे ना आए पर लिख लो। एग्जाम्पल जब यूज करूंगी ना, जहां पर जब तक तुम्हारा दिमाग पूरा तेज हो चुका होगा कि समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ मैंने ये बताया कि ये प्लस वाली और माइनस वाली टर्म थी। सोचो मेन पॉइंट जो तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए कि प्लस और माइनस वाली टर्म थी, इसको हम सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बताना चाह रही हूँ। अब अगर देखोगे तो ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन मैंने किसके बराबर प्रूव किया, इसके बराबर। अब देखने से लग सकता था कि ये ऐसे हो सकता है। पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं, ये पॉइंट समझाना चाहिए। ठीक है, कंपोनेंट और डिविडेंडो का मतलब कैसे होता है, कहाँ से आता है, कुछ नया नहीं है, वही चीजें हैं। और आपने शायद अगर किया है ट्रिग्नोमेट्री 10th में अच्छे से तो किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज किया होगा। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आपको यूज करना सीखो। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये बेसिक में याद होना चाहिए कि ऐसा कुछ बताया था, जब बताऊंगी तो दोबारा रिकॉल करा। ठीक है, एग्जाम्पल यही है, दोबारा से सुन लो। एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, दो चीजें ऐड हो रही थी, मतलब मेरे पास ये वाली फॉर्म थी a प्लस बी, ऐसी फॉर्म थी a प्लस बी अपॉन a माइनस, ऐसी फॉर्म। तो यहाँ से मैंने क्या बना दिया, a बाय b फॉर्म बना दिया, a प्लस b पे कंपोनेंट और डिविडेंड। ठीक है, मैंने क्या किया, e रेज़ पावर x ऊपर वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दिया और ऐड कर दिया। यहाँ पर a था, यहाँ पर b था, मैंने किया a प्लस b, देखो मैंने लिखा, और a माइनस b, तो ये इसका मतलब ये चीज इसके बराबर आ सकती है जब हम कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करते हैं। नहीं समझ आ रहा, कोई इशू नहीं है, ये याद रख लीजिए कि कंपोनेंट और डिविडेंड होता क्या है। जो हमारे टिग्नो के क्वेश्चन आएंगे वहां पर लगेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये नहीं आ रहा अभी छोड़ दीजिए, ये वैसे भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पे लगेगा, वहां कंफर्टेबल। ठीक है, हाँ जी भी बताइए। नैंसी इज इट क्लियर? सर बताओ, भी डाउट आ रहा है तो पूछो। एग्जाम्पल में अगर हल्का बहुत भी डाउट है तो बेशक लिख लो, पर ऐसा नहीं है। क्लियर है? एग्जाम्पल के अंदर ये लिखा हुआ है, e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x, a अपॉन b लिखा हुआ है। ठीक है, तो a अपॉन b को मैंने ये कहा कि a प्लस b था, a माइनस b था, उसको मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, a बाय, ये आप लोगों को दिखा है, ज्यादा ही हो गया। इसके अंदर देखो हमारे पास क्या था, a प्लस b अपॉन a माइनस b, मैंने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, a बाय b में कन्वर्ट कर दिया। अब देख किया ना, यही तो काम, बस यही बताया है, अभी इतना याद रखो। इसमें a क्या है मेरा, e रेज़ पावर x है ना, b क्या है, e रेज़ पावर माइनस x। ठीक है, और मैंने उसको कंपोनेंट और डिविडेंड उस पे अप्लाई करके और उसको किसके बराबर प्रूव कर दिया, इसके बराबर, a बाय b के। बस ये बताना चाहा, अभी इसको एज इट इज रहना। ये याद रखो कि ये कैसे आता है। कंपोनेंटों का मतलब क्या होता है, रेशो में +1 कर देना, उससे जो एक्सप्रेशन आना। डिविडेंडों का क्या मतलब होता है, रेशो के अंदर -1 कर देना। दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बन गया कि a प्लस बी अपॉन। ठीक है, तो यहाँ से हम रेशो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक यूज वाला हो गया, बस इतना है, इसमें और नहीं। चले भी आगे, इसके अंदर b माइनस अगर तुम करना चाहते हो इसमें माइनस कॉमन निकाल, तो यहाँ भी माइनस कॉमन निकाल दे, यहाँ भी b माइनस a भी आ जाएगा, उधर से d माइनस c आ जाएगा, दोनों बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास है क्वाड्रेटिक, जिससे आप फैमिलियर हो सब। अब उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि हम जितने फैमिलियर होते हैं उतनी फिर सोच ज्यादा डिवेल्प होती है ना, कि वो भी सोचता है, दिमाग वो भी सोचता है, तो बहुत सारे बेसिक पॉइंट सिर्फ क्वाड्रेटिक पूरा चैप्टर है, और लेकिन उसमें ये सारी चीजें मुझे चाहिए होंगी। ठीक है, चलिए रब कर दूं, एग्जाम्पल नोट तो करिए, क्या समझ आया कि नहीं आया, चलिए ना नोट, लिखो आगे। नेक्स्ट आपके पास है, मैंने देखो एक चीज बताई थी कि कई बार एक पहली पॉइंट पे ना चीज समझ नहीं आती है, पर वो ऐसा सिर्फ 10% होता है। किसी को 90% ऐसा हो रहा हो कि समझ नहीं आ रहा, तो कुछ मत हो लेना कि भाई कोई बात नहीं, मैम ने कहा तो समझ नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। 10% 20%, तभी मैं 40 से शुरू करती हूँ पूछना आपसे, 40% 60%। जिसको 80% समझ आता है वो तो फिर उसका तो बेड़ा पार है, जिसको 60% समझ आता है उसको मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करती है।
जिसको 40% समझ आ रहा है वो थोड़ा शक करे अपने ऊपर। शक से मेरा मतलब है कि बैठे यहाँ हो, ध्यान देइए। किसी को गर्मी लग रही है, किसी को कुछ हो रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन ना हो। जितना कॉन्सेंट्रेट करोगे उतना सक्सेस मिलेगी, जितना अप्लाई करोगे एप्लीकेशन एरिया जितना होगा उतना सक्सेस रेट। तो चले आगे, अब लिखते हैं क्वाड्रेटिक। देख लेंगे हम कितना टाइम हम दे पाएंगे, 30 मिनट में पॉइंट्स हो जाएंगे। लिखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो पॉइंट मैं बता रही हूँ ये सोच लेना कि अगर मैं डाउट बताते जाऊंगी कि क्या आएगा दिमाग में कि ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्या हमको कैसे पता चला, मैं वो भी बताऊंगी हमको कैसे पता चला। ठीक है, पर वो सुनना है। लिखने का काम थोड़ा कम रहेगा पर ग्राफ का काम है। अब ग्राफिक टर्मिनोलॉजी मैंने समझा दी है, ठीक है, तो उसको अंडरस्टैंड करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो आप लोगों को पता है। अगर मैं ये क्वाड्रेटिक कह दूंगी ये क्वाड्रेटिक है तो आप कह दोगे नहीं? नहीं भाई, आप क्या कहोगे मैम, क्या गारंटी है? बिल्कुल सही। सबसे इम्पोर्टेंट है, क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बेटा जब अगली जो यहाँ मेंस वाली क्वाड्रेटिक करोगे हर जगह पे ये कंडीशन जो है हमें कुछ ना कुछ देगी, हमें इंटरवल देगी, हमें वैल्यूज बताएगी कि भाई ये चीज ये नहीं होनी चाहिए, ये चीज ये नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर तो उसने मेंशन किया हुआ है कि ए 0 है, जब भी आपको मेंस या एडवांस का क्वेश्चन मिलेगा या तो वो वर्ड यूज करेगा कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर ऐसे ही देकर और आपको क्या देगा, ए इज नॉट। समझ के बात को, क्योंकि ए अगर 0 हो गया तो वो क्या होगी, बी। अच्छा, और जो बातें आप जानते हो, अब मैं सिर्फ उसके बारे में बात कर रही हूँ अभी शुरू। इसमें आपको ये पता है कि हमारे पास डी नाम की एक चीज होती है, डिस्क्रिमिनेट, सबको पता है ना, तो मुझे नाम लिखने सबको, ठीक है। दूसरी बात, ये पहली बात है आपकी, पहला पॉइंट है ये। और दूसरा पॉइंट आपको ये पता है कि डी अगर ग्रेटर देन 0 है, मेरे को ये बता देना ये पता है कि नहीं पता। डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर बताओ क्या होता है, रूट्स, टू डिफरेंट इक्वल रियल रूट्स, बस अब रुक जाओ, मेरा समझ आ गया कितना बताना। टू डिफरेंट रूट्स, d is equal to 0। अच्छा, अब इसको समझते भी जाना, एग्जांपल दे दे के बता रही हूँ। d is less than 0, ठीक है, ये तब रटा था, अब समझना है। अब वो होता कैसे है, वो क्या रहा है एक्चुअली बेसिकली। हम पूरा क्वाड्रेटिक अभी सॉल्व नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक नहीं करेंगे, पहले सिर्फ ग्राफ को अंडरस्टैंड करवाना चाहती हूँ मैं, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट दिखाई दे गया, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ये कंडीशन लेके आता है, हमें बचपन से पता है, ठीक है। अब बात क्या होती है कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं और इसके ग्राफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो यही जो बातें आपको पता है मैं सिर्फ उनको ग्राफ पे बता रही हूँ, ग्राफ की लैंग्वेज में हम बात करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। अब क्या होता है कि उन्होंने ऑब्जर्व किया, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन बनाई ना, अब मैं आपको स्ट्रेट लाइन की कोई भी इक्वेशन दे दूँ तो आप स्ट्रेट लाइन बना लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इसी तरह से आप क्या बना सकते हो, क्वाड्रेटिक की भी प्लॉट करोगे, उसको पैराबोला बोलते हैं। क्वाड्रेटिक की इक्वेशन को जब हम प्लॉट करते हैं ना तो इस तरह की सिचुएशंस बनती है, ये और ये, इस वाली क्वाड्रेटिक जब y इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अब ये कब बनता है, उन्होंने क्या किया, जो मैथमेटिशियन थे, बड़ी सारी क्वाड्रेटिक को प्लॉट करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि जब a आपका ग्रेटर देन 0 है, जब a क्या आता है, पॉजिटिव नंबर होता है। पॉजिटिव से मेरा मतलब है कि इक्वेशन सपोज ये है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें बच्चे ये मेरा क्या है, a, और a की गारंटी मैं दे चुकी हूँ कि वो क्या नहीं है। जब मैंने कहा कि a ग्रेटर देन 0 है तो कैसा पैराबोला बनता है, अपवर्ड पैराबोला। कहाँ से आया, सारा प्लॉट कर करके देखा उन्होंने शुरू में ऑब्जर्व किया कि भाई सारी वैल्यूज हमने डाल के देख ली, जहां पर भी a पॉजिटिव होता है तो आपके पास कैसा पैराबोला होता है, अपवर्ड पैराबोला। तो इस पॉइंट को यहाँ पर लिखना शुरू करो कि a अगर ग्रेटर देन 0 है दैट इंप्लाइज व्हाट, पहला पॉइंट अपवर्ड पैराबोला।
दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को? यहाँ दिख रहा है ना, अपवर्ड पैराबोला। अब उसके बाद अगर a लेस देन 0 तो आपके पास होता है डाउनवर्ड पैराबोला। अगर हम अपवर्ड फॉर पैराबोला की पिक्चर बनाएं तो वो ये बनेगी, ठीक है। अगर हम डाउनवर्ड की पिक्चर बनाएं तो वो क्या बनेगी? अब जैसे मैं बना रही हूँ बना लीजिए फिर, क्योंकि डी के बारे में हमें बात करनी है। अब ये आपके पास हो गया। अब मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे डाउनवर्ड पैराबोला। इसके यहाँ पर मैं लिख दूं a ग्रेटर देन 0, ये बेटा कॉपी में यहाँ से शुरू करो, a लेस देन 0, पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब जब अपवर्ड पैराबोला है तो सिचुएशन देखो क्या क्या होती है। ग्राफ को समझना आपको आता है, ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है मेरा। एक पैराबोला अपवर्ड ऐसा बने जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर सकता है। एक ये पॉसिबिलिटी होती है पक्का, एक ये पॉसिबिलिटी होती है जिसमें कितने रूट आ रहे? 1 रूट आ रहे। एक ये पॉसिबिलिटी आती है, ठीक है, रूट का मतलब समझते हो, जहाँ पे हमारा ग्राफ जो है वो किसको कट करता है, ये तो पता है ना। तो बस अब यहाँ पर कितनी जगह पे कट किया बच्चे? 2 जगह पर, यहाँ पर, ठीक है। तो अगर सेम फोटो में यहाँ बना दूं तो क्या तुम समझ जाओगे? सही है, अब सुनते जाओ। इसके लिए डी, अब जहां पर भी आपने फोटो बनाई है ऐसे थोड़ा सा और इसको ब्रेक कर दो। अब तुम मुझे खुद आंसर बताओ, नहीं तुम मत बताओ, छोड़ दो। डी अगर हमारे पास क्या आएगा इस केस में? पॉजिटिव। क्यों? तुमने बोला 2 डिफरेंट रूट्स थे, 2 डिफरेंट रूट्स मतलब पैराबोला कितनी जगह पे टच कर रहा है बेटा? जिनको नहीं भी मतलब ये है कि समझ ना आ रहा हो या याद नहीं हो रहा उनको पढ़ना है दोबारा, 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, अभी बना भी लो, ठीक है। इल्यूजन आते हैं माइंड में, अभी कैसे कैसे इल्यूजन आएंगे अभी बताते हैं। यहाँ पे आपके पास डी क्या है? ग्रेटर देन 0। यहाँ पे डी क्या है? इक्वल टू 0। यहाँ पे डी क्या है? लेस देन 0, ठीक है। अब आधे बच्चों को तो यही चाहिए, तो लेस देन 0 था, इसका मुंह नीचे क्यों नहीं है? किससे कंपेयर किया था हमने? हमने अपवर्ड पैराबोला जो था ए के ऊपर देखा। तो ये बात दिमाग में घुसा लो कि ए सिर्फ हमें ये बताता है कि कौन सा पैराबोला है, फाइन, ठीक है। और दूसरी बात क्या घुसानी कि डी हमें क्या बताता है कि कितने रूट्स हैं। आपके पास क्या 2 रूट्स हैं? क्या आपके पास 1 रूट है? क्या आपके पास कोई भी रूट नहीं है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है। अब इसके अंदर भी 2-4 पॉइंट्स बता जाऊंगी जो हालांकि यूज अभी नहीं करने, लेकिन फिर भी तुम इसको ये चीज यूज करूंगी अभी जब बेबी का वगैरह कराएंगे, फिर ये चीज जो पॉइंट अभी बता, ठीक है। हाँ जी भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे इतनी बात समझ आ गई है? क्लियर? सो ठीक है, चले आगे। है किसे क्लियर? ठीक है चलिए, अब नेक्स्ट आपके पास है, देखो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताया, तो थोड़ा सा देखना जरा हिसाब किताब क्या है। जब तुम क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे ना, जब क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं इसके अंदर हमें 2 रूट मिल रहे हैं, अल्फा और ये कैसा है बेटा? बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा क्यों मिलता है? अपने क्वाड्रेटिक जो है एक्सप्रेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था अभी? बस फिर तो पता ही हुआ, नहीं करा तो होना चाहिए ना। एनीवेज कोई बात नहीं, हम कर लेंगे वो आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल नहीं, ये आर्टिकल फिर आके परेशान नहीं करेंगे, सिंपल काम करते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है वो भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? डी जो है डिस्क्रिमिनेंट डी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि जब इसकी, इसका मतलब इसकी जो क्वाड्रेटिक होगी, पॉइंट समझना, इसकी जो क्वाड्रेटिक होगी वो कौन सी तरह की होगी? इसकी जो क्वाड्रेटिक होगी जिसके अंदर डी हमारा कैसा है? ग्रेटर देन 0, तो तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक को तुम बड़े आराम से कैसे सॉल्व करोगे ना?
ऐसा होता है ना कि दो रूट्स तुम्हें दिखाई देते हैं, अल्फा और बीटा। मानते हो ना बात? समझ रहे हो ना मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नहीं समझ रहे तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने लिखा x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रूट बन गए, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सही लिखा है मैंने, रूट सही लिखे हैं। तो ये क्यों बने? क्योंकि आपका इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर आप चेक करो, अब डिस्क्रिमिनेंट से भी हम चेक कर सकते हैं, वैसे भी हमने देख लिया कि दो रूट्स बन गए। समझिए बात को। और बार बार हम ना रूट्स नहीं बनाते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट से चेक कर लेते हैं वो रूट पूछता है। पहली बात। दूसरी बात बेटा, जब आप d इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन पे होगे, अभी मैं इसको आपका जो दूसरा फॉर्मूला स्टैंडर्ड उससे भी कंपेयर करती हूँ। जब आपका d जो है इक्वल टू 0 है डिस्क्रिमिनेंट, तो क्या कुछ ऐसी सिचुएशन बनती होगी? सारे पॉइंट आपको याद होंगे, ठीक है कि भाई ये हुआ इसलिए ये हुआ। उस टाइम फटाफट के, उस टाइम ये नहीं, उस टाइम सोचने बैठो कहानी डालनी, बस यही मैं इसलिए बताया था कि उस टाइम कहानी दिमाग पे ये नहीं होना चाहिए कि आप सोचते रहोगे ये करना। तो यहाँ से आपके पास d अगर 0 है तो x इज इक्वल टू अल्फा, इसको रिपीटेड रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपीटेड रूट भी बोलते हैं। तो ये आप लिख सकते हो कि इसके रूट्स दो ही आएंगे, ठीक है, लेकिन ये एक जगह पर टच करेंगे। सॉल्यूशन तो वही बनने वाले हैं क्वाड्रेटिक के, लेकिन ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रिपीट कर रहा है। तो एक आप इसको ये भी लिख सकते हो, रिपीटेड समझ गए? तो इसमें इसका मतलब दिमाग में घुस जाना चाहिए कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। वर्ड मैंने क्या यूज किया है, यही काम आएगा, परफेक्ट स्क्वायर। जहां पर स्टेटमेंट में उसने लिखा क्वाड्रेटिक में कि क्वाड्रेटिक कुछ रिलेशन और परफेक्ट स्क्वायर, वहां क्या घुसना चाहिए दिमाग में कि भाई क्या बात कर रहा है, या तो d इज इक्वल टू 0 यूज करना चाहता है, या फिर जो भी हम इक्वेशन दे रखी होगी उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन पे जा रही हूँ मैं, समझ रहे हो? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जो बेसिक चीजें यूज हुई। उसके बाद जब नेक्स्ट आपके पास है t लेस देन 0, ठीक है, तो अब तुम्हें पता चल गया कि इसके अंदर तो हम बना नहीं सकते, क्वाड्रेटिक का कुछ कर ही नहीं सकते, तो d लेस देन 0 के बीच में ये केस हो गया। ठीक है, तो आप क्या क्या लिख देते हो कि कोई रूट ही नहीं आता। अब देखो एक बात को मैंने कितनी तरह से कह दिया अभी तक, 3 तरह से हो गया, अब एक चौथी बात और है। ठीक है, पहले ये बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहाँ पर देखना जरा, बस ये समझा रही हूँ, जितनी बात आपको इसमें से समझ आए वो रख लो, वैसे सारी समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जब हमने बात की किसके बारे में, इसके बारे में, आप यहाँ पर देखते हो जब a ग्रेटर देन 0 है, ये बहुत ज्यादा यूज होगा, हर जगह पे यूज होगा, हर शब्द आप लोग को कभी यूज है ना। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 था, अपवर्ड पैराबोला बना, एक अब ग्राफ आ गया ना, समझिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं लिख दूं, ये साइन जानते हो फॉर ऑल? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वालों को ऑनलाइन वालों को नहीं दिख रहा है अभी, एक मिनट बेटा, मैं इधर इधर देखते हैं, आप इधर देखते। पैराबोला ही तो समझाना है, ये कैसे इरेज कर दूं बना? हाँ सही है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बोर्ड पे, तुम अपनी कॉपी पे नहीं बोर्ड पे लिख रहे हो। सबको सेटिंग पता है मैडम, यहाँ पर लिख रहे हो, बैंक से वहां देख के 5 मिनट्स तुम धमका रहे हो क्या? अभी मेरी सेकंड क्लास में बड़ा डेयरिंग है, डेयरिंग लिखी है, अभी तो 13 मिनट पढ़े पॉइंट्स पॉइंट, ठीक है। तो मजाक की बात अलग है, लेकिन वो सिर्फ उसी टाइम के लिए होना चाहिए, आधा मिनट या 1 मिनट। क्लास में मजाक चलता रहेगा फिर पढ़ाई खत्म, फिर तो कुछ और ही होगा। तो अब इसके अंदर पॉइंट क्या है, मैंने ये लैंग्वेज लिखी, ठीक है, आप मान जाओगे, ग्राफ करा दिए ना मैंने आपको, समझा दिए, ये पैराबोला चलता जाएगा, चलता जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं। इसकी डोमेन पूछूं तो बताना जरा, ग्राफ से पैराबोला की डोमेन पूछूं तो पूरा एक्स,
आप कहोगे इसको जितना मर्जी फैलाते जाओ चलता रहेगा। यहाँ पर इसकी शेड डालो तो कहीं पे टूट नहीं रहा है, इसका मतलब सारी एक्स की वैल्यूज देगा हमें, सारी एक्स की वैल्यूज देगा। तो आप कह दोगे कि इसका डोमेन अगर हमसे पूछोगे तो क्या होना चाहिए, आर, ठीक है, और रेडियस, ठीक है बिल्कुल। अगर आप मेरे से y पूछोगे तो फिर आप रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे यहाँ पे, समझिए यहाँ पे क्या हो गए, रिस्ट्रिक्ट हो गए। आपने कहा कि y यहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे जा रहा है, इंफिनिटी पे, ठीक है। फिर इसका मतलब ये भी कुछ इंपॉर्टेंट जगह है इसकी, इसको आप बोलते हैं, दिस इज एक्चुअली टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला। अब उसके बाद भी समझते जाइए, इसको हम एक और चीज बोलते हैं, वर्टेक्स। अगर हमारे पास पैराबोला है, पैराबोला की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट याद रख लेते हैं, माइनस डी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4। बताइए यहाँ तक बात समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब एक और थोड़ा गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ कि भाई अभी तक तो ये इंटरवल बता रहे थे, अब ये ऐसे लिख दिए, ये ऑर्डर पेयर है, ये आप पढ़ के आए हो, क्या है ये, ऑर्डर पेयर है, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर पेयर। याद करो जब आप x की वैल्यू लिखते थे और y की वैल्यू, टीचर मार्क कराता होगा तो ऐसे कराता होगा, एक वो भी था ना, ये तो एक इंटरवल था जो हमने पढ़ा, जिसके अंदर अभी आज हमने सारी बात करी, वो ए बी के बारे में करी थी ना, ऐसे ओपन इंटरवल बोला ना, ऐसे लिखे हुए को। अब ये आपको पहचानना पड़ेगा ना कि कहाँ पे कंसेप्ट में यूज हो रहा है। अब यहाँ पे ये देखो, ये आपके पास है, सपोज मैं ये पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ और इसके ऊपर लिख देती हूँ 2 3। इसका मतलब जानते हो कि इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2 और y कोऑर्डिनेट कितना है बच्चे 3। मैं कहाँ पे बात कर रही हूँ, ग्राफ के ऊपर बात कर रही हूँ, इस पॉइंट के बारे में बता रही हूँ। तो वो ऑर्डर्ड पेयर को ठीक है, जब हम इंटरवल्स टॉकिंग टर्म्स में थे इंटरवल्स की, तो हम उसके बारे में बात कर रहे थे। क्लियर हो रहा है, बात समझ आ रही है कि नहीं। तो ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे ये ओपन ब्रैकेट लगी हो और आप अपना बस इंटरवल के बारे में सोचते हो। ये देख लेना कि किस कंसेप्ट में बात हुई है। अब मैं सिर्फ इस पॉइंट को बात कर रही हूँ, ये पॉइंट जो है दैट इज योर टर्निंग पॉइंट एक्चुअली। अगर ये का नाम क्या बोला मैंने, वर्टेक्स बोला, और वर्टेक्स के ये कोऑर्डिनेट आपको रटे होने चाहिए। कॉपी में ही देखना है कि माइनस बी अपॉन 2a है और माइनस बी अपॉन 4 है, ठीक है। फिर देखो जितना बेसिक चाहिए, हालांकि इससे बहुत ज्यादा करा सकते हैं, क्वेश्चन भी करा सकते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो मेन पॉइंट जो है, सोना नहीं है क्लास में, ठीक है। मेन पॉइंट जो है वो ध्यान रखना है कि क्या क्या बताया जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, टर्निंग पॉइंट समझ आता है क्या था। तो हम बात कर रहे थे, अब मैं बात कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर ये लिखा कुछ, f(x) is greater than 0 for all x, f(x) is greater than 0 for all x। इसका मतलब ये जितने भी y हमें दे रहा है, ये सारे के सारे y जो हैं वो पॉजिटिव है, क्या आप एग्री करते हो। इस केस में सिर्फ जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जिसके अंदर, इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, और जितनी भी y की वैल्यू आ रही है, या तो वो सारी की सारी क्या होंगी, पॉजिटिव, या वो सारी की सारी क्या होंगी, नेगेटिव। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ए के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा समझ रहे हो। तो बड़ी सारी छोटी छोटी चीजें मैंने बता दी हैं, तो यही छोटी छोटी चीजें हमें क्वेश्चंस में हेल्प करती हैं और क्वाड्रेटिक को अंडरस्टैंड करने में। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कुछ पॉइंट्स। d लेस देन 0 के केस में अब दो तरह की सिचुएशन बनेगी बेटा, एक a ग्रेटर देन 0 और एक आपके पास यहाँ बना रही हूँ मैं a लेस देन 0, ठीक है। अगर लेस देन 0 का कंसेप्ट है तो ऑफ कोर्स यहाँ नीचे बनाया है, और d आपका क्या है, व्हाट इज योर d, d लेस देन 0, ठीक है। आगे बात समझ, यहाँ सारे के सारे y कैसे हैं, है कोई y पॉजिटिव यहाँ पे, यहाँ सारे के सारे y कैसे हैं, नेगेटिव। तो हमने एक और चीज ऑब्जर्व करी कि f(x) जो है वो आपके पास कैसे है, लेस देन 0 फॉर ऑल x। ये सिर्फ मैंने ग्राफ पढ़ना सिखाया, सिर्फ ग्राफ को पढ़ रहे हैं, लेकिन इस ग्राफ को पढ़ना ही क्वाड्रेटिक है। जिनको ये समझ आ गया, फिर ये रिजल्ट अप्लाई करने आ जाते हैं, क्वेश्चन देखकर वहां पर भी हम दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी स्टिल यू शुड बी कंफर्टेबल विद दिस थिंग कि डी का क्या मतलब है, डी ग्रेटर देन 0 पे क्या होता है, डी लेस देन 0 पे क्या होता है। आती है बात समझ, कुछ डाउट आ रहा है। हाँ, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट वही होंगे हमेशा, जो तुम्हारा ए बी सी तो तुम्हारे पास होगा ही,
वर्टेक्स बेटा यही रहेगा, ये टर्निंग पॉइंट ये, अब इसके कोऑर्डिनेट ये, ठीक है। अपने आप ए बी की वैल्यू डाल के एडजस्ट हो जाएगा। बताओ क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन लिखना छोटा सा, इसी पे छोटा सा क्वेश्चन। हाँ अभी क्या कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा साफ साफ ही लिखा करो। चलो अच्छा फटाफट से नोट बना लो, ये पॉइंट जरूर बनाना, ये पॉइंट जरूर बनाने। इसमें ये लिखो कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, एफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर, इधर आप ऑनलाइन वाले बताएंगे सब एनी डाउट। ओके सब वेरी गुड। महक जो आज फर्स्ट डे आए थे, मैंने पहली बार ही कराया है, ठीक है। तो अब आगे कंटिन्यू करिए। कौन सा नया फर्स्ट डे? तुम तो आ नहीं रही ऑनलाइन के साथ, वहां तो आ रहे मतलब क्लास अटेंड करी है। आप लोगों ने क्लास नहीं अटेंड करी बिल्कुल, लेक्चर देख लेते हो एक बार, लेक्चर अपलोड हुआ है कोई सामान से नाम से? क्या है लेक्चर एंड कर दी क्या? चलो ठीक है, अभी लेक्चर एंड कर लेते हैं, पर अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका और ले लेते हैं, ठीक है। यस लास्ट में भाई कुछ लोग सोते हैं क्लास में, और फिर देखो भाई ऐसा है कि आई नो दिस थिंग कि इतना लंबा सेटिंग का आपको आदत नहीं है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप ये देख लो कि ये सिटिंग इतनी नहीं है, इससे डबल चाहिए आपको, मतलब आधा एक घंटा रेस्ट करके फिर से घर जाके पढ़ना है, समझिए बात को, ठीक है। हर शब्द कोई डाउट है ना बेटा, क्लियर हो रही है कंसेप्ट? अब ऐसा है कि अब तक तो आप रिलैक्स कर रहे थे, मंडे से क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, डीपीपी में तीन चार क्वेश्चन हैं, आपके ग्रुप के बच्चे होंगे जो भी एक वो मुझे करके भेजिए, जो ऑफलाइन आ रहे हैं उनको करके भेजने की जरूरत नहीं है व्हाट्सएप पे, वो कॉपी पे जहां भी रफ प्रैक्टिस करेंगे मैं वो एक बार गो थ्रू कर लूंगी कि किस किस बच्चे ने काम किया। भाई ये बात मैं आपको बता देती हूँ, साथ साथ करोगे, एक भी लेक्चर अगर आपका मिस होता है तो इसका मतलब ये चीज समझ लेना कि उसको कवर करने में आपको हफ्ता लगेगा, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। कॉन्टिन्यूशन में जो आपके लेक्चर्स होंगे, और एक आपको पता है ये एक वीक के बाद नेक्स्ट उस पर पेपर रहता है, तो बेटा इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप जो बच्चे पहले से बल्कि कर रहे हैं दे हैव दिस आइडिया नाउ कि कैसे, लेकिन तो बिल्कुल अभी फ्रेश आए हैं वो फिर अगर वही चीज दोबारा करनी पड़ रही है और सारा बताना पड़ रहा है कि सोच सोच के कंप्लीट करेंगे, तो वो फिर काम खराब हो जाएगा। ये शुरू में टाइम ज्यादा लगेगा और बहुत स्लो चल रहे हैं, तो आप लोग साथ साथ करें, छोड़िए नहीं, और क्लास में सीरियसली सुनिए ध्यान से, चाहे चीज आती है तब भी सुनिए, ठीक है। चलिए अब आप सब लोग चले जाएं, फिर आप लोग ठीक है बेटा, मैं ऑनलाइन हाँ हाँ